हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th विज्ञान चैप्टर नंबर हमारा 5 चल रहा था, दैनिक जीवन में रसायन। और इसका आज हम पार्ट 7 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 6 तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और पार्ट 7 में हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच जो है उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो उसके बारे में हम इस पार्ट के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दैनिक जीवन में यदि पीएच का उपयोग देखें तो हम बात करते हैं उदर की अम्लता। उदर की अम्लता जो एसिडिटी होती है उसकी हम बात करते हैं। पहला जो उसका उपयोग है, तो हमें पता है कि जब उदर की अम्लता की शिकायत होने पर सामान्यतः हमारे जो आमाशय होता है, पेट होता है, उसमें जलन और दर्द का अनुभव होता है। क्या होगा? जलन व दर्द का अनुभव होता है। कब? जब पेट में अम्लता की शिकायत होती है। ठीक है। अब ये होता क्यों है? जलन और दर्द होता क्यों है? क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो उस स्थिति में हमारे जो आमाशय की भित्ति होती है, तो आमाशय की जो भित्ति होती है उस आमाशय की भित्ति के द्वारा एक अम्ल का स्राव होता है जिसे HCl अम्ल कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? HCl अम्ल के नाम से जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ये हमारे आमाशय की भित्ति के द्वारा स्रावित होता है जब एसिडिटी की दिक्कत होती है, समस्या होती है या प्रॉब्लम होती है, और इसके कारण ही जो दर्द और जलन जो है वो महसूस होती है। ठीक है। अब इसका उपाय हम क्या करते हैं? इस जलन, दर्द और जो खट्टी डकारें आती है उस सब के निवारण के लिए एंटासिड के रूप में, जलन और दर्द के निवारण के लिए एंटासिड के रूप में कुछ दुर्बल क्षार, कुछ दुर्बल क्षार जिसको हमने पहले भी देखा था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 का यूज़ किया जाता है या इसका उपयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये हमारे आमाशय के अंदर प्रवेश करके जो अम्लीय माध्यम है उसको क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पीएच का उपयोग यहाँ पे भी किया जाता है कि जब अपाचन की स्थिति में आमाशय में जलन और दर्द का अनुभव होता है, ये दर्द जो होता है वो आमाशय की भित्तियों द्वारा स्रावित एक अम्ल के कारण होता है जिसे HCl अम्ल कहते हैं। अब ये जो अम्ल होता है, इस अम्ल या ये ऐसी शिकायत है, उसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं कि जो आमाशय होता है उसमें जो HCl बना, तो एंटासिड के रूप में एक दुर्बल क्षार जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग करते हैं और ये हमारे आमाशय के अंदर जाकर जो अम्लीय प्रकृति है उसको उदासीन कर देता है, जिससे जलन और दर्द जो है वो कम हो जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। सेकंड हम बात करते हैं उदर की अम्लता के बारे में हमने देखा। सेकंड हम बात करते हैं दंत क्षय। दंत क्षय, ठीक है। अब देखना इसके बारे में कुछ कई बातें वो जानने के लिए मिलेगी आपको। जैसे दांत जो होता है उसका जो कठोर आवरण जिसको दंत वल्क बोलते हैं, ये जो दंत वल्क होता है वो इनेमल नामक कठोर पदार्थ से बना होता है। ठीक है। ये इनेमल जो होता है वो कैल्शियम और फॉस्फेट से निर्मित होता है। कई चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेगी। ठीक है। तो दांत है वो दंत वल्क, ये पूरा जो दांत है इनेमल, और एक कठोर पदार्थ होता है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमल, दंत वल्क होता है। अब देखो इसमें होता क्या है, जब हम भोजन करते हैं
ठीक है। तो हमें ये सलाह दी जाती है कि भोजन करने के उपरांत कुल्ला करना चाहिए, पहली चीज़। सेकंड, हमें ये भी बताया जाता है कि दिन में 2 बार ब्रश जो है वो करने अति आवश्यक है। 2 बार ब्रश जो है वो करनी चाहिए, पेस्ट या हम बोल सकते हैं मंजन करना चाहिए। अब ये सब क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कई बातें हैं, वो आपको देखनी है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, शरीर का कठोर पदार्थ होता है इनेमल, सबसे कठोर कैल्शियम और फॉस्फेट से निर्मित होता है। अब इसमें होता क्या है कि हमारा जो मुख होता है या जो मुंह होता है उसकी पीएच जो होती है वो सामान्यतः 6.5 के करीब होती है। कितनी होती है? 6.5 के करीब होती है। अब जब हम भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन करते हैं तो भोजन के कुछ कण जो होते हैं, सबसे पहले ध्यान रखना भोजन में क्या होता है, स्टार्च होता है। तो भोजन के कुछ कण जो है वो कहाँ पे चिपक जाते हैं, दांतों पर चिपक जाएंगे। कुछ कण कहाँ पे चिपकेंगे, दांतों पे। अब हमें ये भी पता है कि मुख के अंदर अनेक बैक्टीरिया होते हैं बैक्टीरिया, मुख के अंदर अनेक बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया मुख के अंदर पाए जाते हैं और भोजन के कुछ कण दांतों पर चिपक जाते हैं और भोजन के कुछ कणों में स्टार्च होता है। और ये जो स्टार्च है उससे बैक्टीरिया क्या कर लेंगे, अभिक्रिया करेंगे। क्या करेंगे? अभिक्रिया। और अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अम्ल का। और ये जो अम्ल है वो दांतों के ऊपर पीले रंग की परत का निर्माण कर लेता है, पीले रंग की परत। तो अम्ल है तो अम्ल का निर्माण होगा तो दांतों के ऊपर पीले रंग की परत जम जाएगी। और ये जो पीले रंग की परत है वो कठोर पदार्थ जो कैल्शियम और फॉस्फेट से बना होता है, या जो अम्ल है वो कैल्शियम से अभिक्रिया करके इस इनेमल को क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है। ठीक है। और जब इनेमल कमज़ोर हो जाएगा तो उस स्थिति में दांत जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे, और दांत जो कमज़ोर हो जाएंगे तो थोड़ा सा प्रहार या थोड़े से बल के द्वारा वो टूट सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमें ये सब अभिक्रिया न हो, इससे बचने के लिए हमें सामान्यतः ब्रुश या मंजन जो है उसको करने की सलाह दी जाती है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए हमें समय समय पर दांतों की सफाई या मुंह की सफाई करना चाहिए, ताकि ये दंत क्षय या दंत के क्षारण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से बचा जा सके। ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। थर्ड जो है वो आता है कीटों का डंक। हमने सामान्यतः कीट देखे हैं, जैसे मक्खी, मधुमक्खी की बात करें और कुछ अन्य कीट, जब ये डंक लगाते हैं तो इनके जो डंक होते हैं उन डंकों में एक एसिड पाया जाता है जिसे कौन सा अम्ल बोलते हैं, फार्मिक अम्ल बोलते हैं। किस अम्ल के नाम से जाना जाता है? फार्मिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। और ये जो फार्मिक अम्ल है ये हमारे रक्त में प्रवेश करके जलन का अनुभव कराता है। तो थर्ड है कीटों का डंक। ठीक है। तो जिसमें हम बोल सकते हैं कीट का हम बात करें, मधुमक्खी है, चींटी है, व कुछ अन्य कीट। ठीक है। और इनके डंक जो होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल, यह उसका सामान्य नाम होता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल। और ये मेथेनोइक अम्ल बोल दो या फार्मिक अम्ल बोल दो, ये हमारी त्वचा के संपर्क में आता है तो त्वचा में क्या होती है, त्वचा में जलन व दर्द होता है। जब डंक लगाता है कोई कीट तो हमारी त्वचा में प्रवेश करता है, तो हमारी त्वचा के संपर्क में आते ही उस एसिड या उस डंक में जो एसिड होता है तो उससे जलन और दर्द का अनुभव होता है।
पहली बात ये आपको इसमें ध्यान रखनी है। और मान लो यदि डंक लगे उसी समय कोई क्षारीय पदार्थ, कोई भी क्षारीय पदार्थ है, उस क्षारीय पदार्थ को उस डंक वाले स्थान पे लगा लिया जाए तो अम्ल का प्रभाव उदासीन हो जाता है और हमारी जलन जो है वो कम हो जाती है। तो क्षारीय पदार्थ के रूप में जैसे हम बोल सकते हैं, अगर आपके पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसका उपयोग भी कर सकते हैं, या हमारे घरों में सामान्यतः खाने का सोडा पड़ा रहता है, बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम कहते हैं, बेकिंग सोडा जिसको हम कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जिसको जाना जाता है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसका भी हम उपयोग करते हैं। तो ये जैसे हमारे पास क्षार हैं या क्षारक हैं, दुर्बल क्षारक हैं, यदि हम इसका उपयोग करें तो अम्ल जो है जिससे जलन अनुभव हो रही है उस जलन को कम किया जा सकता है। तो ये आपको इसमें बातें ध्यान में रखनी है। अगला पॉइंट है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, एसिड रेन। एसिड रेन है वो किस प्रकार हानिकारक होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए, किस प्रकार से वो हानिकारक प्रभाव डालती है। तो अगला पॉइंट होगा अम्ल वर्षा। ठीक है, अब ये अम्ल वर्षा क्या होती है, तो हमें पता है कि सामान्यतः जो वर्षा जल होता है उसको शुद्ध मानते हैं। ठीक है, वर्षा जल को सामान्यतः क्या माना जाता है, शुद्ध माना जाता है, लेकिन वो शुद्ध होता नहीं है, ध्यान रखना इसमें। और शुद्ध क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें वर्तमान में कई प्रदूषक या कई हानिकारक गैसें हैं, जैसे सल्फर के ऑक्साइड है, या कार्बन के ऑक्साइड है, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, वो उस जल के साथ मिल जाते हैं। तो सल्फर के साथ मिलके सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ऐसे कुछ एसिड का निर्माण करते हैं। तो वर्षा जल शुद्ध नहीं होता है, तो उसके साथ कुछ हानिकारक गैसें हैं वो क्या होती हैं, इनमें मिल जाते हैं। ठीक है, और इनमें मिलके इस जल को अम्लीय बना देते हैं, अर्थात हम बोल सकते हैं कि उस जल की पीएच को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्षा होती है, तो ये जो वर्षा है इसको किस वर्षा के नाम से जाना जाता है, अम्लीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहले तो इसकी परिभाषा कि वर्षा के साथ कुछ अम्ल का पृथ्वी पर स्राव हो, या वर्षा में यदि अम्ल मिलके जो वर्षा होती है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो कैसे उसका निर्माण होता है उसको हमने देख लिया। उसके बाद में इसमें ध्यान रखना है कि ये जो वर्षा है वो नदी को तो प्रभावित करती है, साथ ही फसल जो है या कुछ पारितंत्र है जो घरेलू स्तर पर कृत्रिम रूप से बनाए पारितंत्र है उसको भी ये प्रभावित करती है। तो नदी और जो फसल को प्रभावित करती है, खेतों की मिट्टी जो है साथ साथ उस मिट्टी को भी प्रभावित करती है। और यदि उसका छिड़काव उस मिट्टी पे होता है तो मिट्टी की जो प्रकृति है वो क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। मिट्टी की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय हो जाती है, जिससे फसल भी प्रभावित होती है और फसल के साथ साथ उससे रिलेटेड जितना भी पारिस्थितिक तंत्र है जिसको पारितंत्र बोलते हैं, इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं, तो संपूर्ण इकोसिस्टम इस अम्लीय वर्षा से क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, अब इसका निर्माण, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, तो खासकर जो प्रदूषक हैं, प्रदूषकों का नियंत्रण करके इसका बचाव किया जा सकता है। जितने भी प्रदूषक हैं उनको काफ़ी हद तक नियंत्रित करके इनका उपाय किया जा सकता है या उनका बचाव जो है वो किया जा सकता है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। इसी के साथ यदि अम्लीय वर्षा हो रही है तो
उसके साथ साथ जितने भी प्रदूषक है उसका स्राव हो रहा है तो उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जाए तो हम काफ़ी हद तक इस अम्लीय वर्षा को होने से बचा सकते हैं। और यदि मिट्टी अम्लीय हो गई है तो उस स्थिति में कोई क्षारीय पदार्थ मिट्टी के अंदर डाल दिए जाते हैं जिससे प्रकृति वापस उदासीन हो जाती है और जो फसल है वो तुरंत हम बोने के लिए तैयार जो मिट्टी है वो कर सकते हैं। ठीक है। और अगला जो है वो पांचवा इसका पॉइंट है मृदा की पीएच। ठीक है। अब हमने पढ़ा कि जो पीएच वर्षा के कारण अम्लीय प्रकृति हो गई, इसकी पीएच अधिक हो गई, और यदि कोई क्षार है उसका उस भूमि में अधिक छिड़काव करें तो पीएच बढ़ गई। ये भी तो चीज़ें हैं। अब पीएच ज्ञात करके फसल का चयन किया जाता है कि मृदा की पीएच कैसी है, तो उस पीएच के अकॉर्डिंग या उस मृदा की पीएच के अनुसार ही किसका निर्माण किया जाता है, मृदा की पीएच ज्ञात करके फसलों का चयन किया जाता है। ठीक है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी हम फसल बोते हैं तो उसका जो चुनाव है वो मृदा की पीएच को ज्ञात करके किया जाता है। ठीक है। और यदि पीएच कम है या अधिक है तो उसके ऊपर उर्वरकों का छिड़काव किया जाता है और उर्वरकों का छिड़काव करके अच्छी फसल है उसकी प्राप्ति की जा सकती है। तो इस प्रकार हमने जो है वो इस 5 पॉइंटों के अंदर दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। तो अगला हमारा जो इसी में पॉइंट रहेगा वो रहेगा दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। तो कौन कौन से ऐसे यौगिक है दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। ठीक है। तो ये आपको इसमें देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण नमक बोलते हैं। ध्यान रखना इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से उपयोगी यौगिकों में से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है। इसको बोलते हैं साधारण नमक भी कहते हैं इसको, साधारण नमक। इसका सूत्र होता है NaCl। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं वो देखनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड की। साधारण नमक के नाम से इसको जानता है, और इसका जब निर्माण करते हैं तो हम बोलते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से साधारण नमक का निर्माण किया जाता है। कैसे? HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की प्रक्रिया के द्वारा साधारण नमक का निर्माण किया जाता है। ठीक है। बात करते हैं इसकी पीएच की। तो इसकी पीएच क्या होती है? 7 होती है। और 7 होती है इसका मतलब इसकी प्रकृति क्या होगी? उदासीन होती है। ठीक है। प्रयोगशाला में भी इसका कुछ हद तक निर्माण कर सकते हैं, लेकिन व्यापक स्तर पर इसका निर्माण करने के लिए साइलो बनाते हैं। व्यापक स्तर पर इसका निर्माण करने के लिए क्या करते हैं? समुद्र के जल या खारे पानी को सुखाते हैं। किसको? समुद्र के जल या खारा पानी है उसको सुखाकर किसका निर्माण किया जाता है? नमक का निर्माण किया जाता है। अब इसको सुखाने के लिए इस प्रकार बड़ी बड़ी जो है वो क्यारियाँ तैयार की जाती है खेतों के अंदर, या कोई खाली स्थान है वहाँ पे
इस प्रकार बड़ी बड़ी क्यारियाँ जो है वो तैयार की जाती है, ठीक है। और इन क्यारियों के अंतर्गत जल को भर लिया जाता है। ये जो क्यारियाँ हैं इनके अंदर काफ़ी हद तक पूरा जल से इसको भर लिया जाता है और सूर्य के प्रकाश में इसको रखा जाता है। तो जो शुद्ध जल है वो जलवाष्प बन के वायुमंडल में चला जाता है और जो नमक है अशुद्धियों युक्त वो नमक इन क्यारियों के अंतर्गत पड़ा रहता है और इस नमक में कई प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है। ये शुद्ध नहीं होता है, अनेक प्रकार की अशुद्धियों से ये जो नमक है वो तैयार होता है, शुद्ध बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। इसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ हैं वो पाई जाती है, ठीक है। अब उसमें करते क्या हैं, तो कई प्रकार की अशुद्धियों में जैसे बात करते हैं, इसमें MgCl2 है, CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धि होती है, ठीक है। अब इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयोगशालाओं में या फैक्ट्रियों के अंदर यहाँ से नमक को क्या करते हैं, इकट्ठा कर लिया जाता है इन क्यारियों से निकाल के और फैक्ट्रियों के अंतर्गत ले जाया जाता है, इसको परिष्कृत किया जाता है। तो परिष्कृत करने के लिए जो NaCl का संतृप्त विलयन है, ये गाढ़ा विलयन है जो नमक का, संतृप्त का मतलब ये जो गाढ़ा विलयन है, इस गाढ़े विलयन को फैक्ट्रियों के अंदर लाया जाता है और फैक्ट्रियों के अंदर लाके उसको बड़ी बड़ी टंकियों के अंदर रख दिया जाता है। काफ़ी बड़ी बड़ी टंकियाँ होती है, उन टंकियों के अंदर इस NaCl के संतृप्त विलयन को रख दिया जाता है, ठीक है। तो रखने के उपरांत करते हैं क्या हैं, इन टंकियों में शुष्क HCl गैस, शुष्क HCl गैस इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, HCl अम्ल नहीं, शुष्क HCl गैस जो है वो प्रवाहित की जाती है, ठीक है। और जब ये HCl गैस प्रवाहित करते हैं तो शुद्ध NaCl अवक्षेपित हो जाता है, शुद्ध NaCl अवक्षेपित हो जाता है, ठीक है। और HCl गैस प्रवाहित करते ही HCl क्या हो जाएगा, NaCl अवक्षेपित हो जाता है और इस अवक्षेपित NaCl से शुद्ध नमक जो है वो प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। इनको सुखा के अनेक माध्यमों से इसको गुजार के इनमें अशुद्धियों को और अशुद्धियों को अलग करके तो इससे शुद्ध नमक जो है प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये नमक के निर्माण का व्यापक स्तर पर उत्पादन किस प्रकार होता है तो उसको हमने देखा। अब हम बात करते हैं इनके गुण की कि NaCl के कौन कौन से गुण होते हैं। इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो अगला हम पढ़ेंगे इनके गुण और उसके उपरांत पढ़ेंगे इनका उपयोग कि NaCl जो है इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले अगला पॉइंट होगा इनके गुण, गुणधर्म या हम बोलते हैं इसके गुण। तो सबसे पहले इसका गुण यदि हम पढ़ें तो ये है श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है, श्वेत, इनके क्रिस्टल होते हैं, श्वेत होता है, क्रिस्टलीय और ठोस है। सेकंड हम इसकी बात करें तो इनका गलनांक उच्च होता है 1081 केल्विन, इसका क्या होता है, गलनांक होता है। तो हम बोल सकते हैं इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। जल में अत्यधिक विलय है, जल में अत्यधिक विलय होता है तो घुल जाता है जल के अंतर्गत यदि इसको घोला जाए। और जलीय विलयन में आयनित होता है, जलीय विलयन में आयनित होता है, यानी इसका जलीय विलयन में आयनन हो जाता है। अब इनका उपयोग जो है वो कहाँ किया जाता है, सामान्यतः यदि हम उपयोग की बात करें तो
साधारण नमक के रूप में भोजन में, साधारण नमक के रूप में भोजन में इसका उपयोग होता है। सेकंड, इसके यदि हम उपयोग की बात करें तो खाद्य परिरक्षण में, खाद्य परिरक्षण में। थर्ड की यदि हम बात करें हिमीकरण मिश्रण के निर्माण में, इसके निर्माण में हिमीकरण मिश्रण के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और फोर्थ यदि हम इसके उपयोग की बात करें तो कच्चे पदार्थ के रूप में, कच्चे पदार्थ के रूप में इसका भी उपयोग किया जाता है। और किन पदार्थों के निर्माण में, जैसे NaOH है, Na2CO3 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, उसी के साथ बेकिंग सोडा है, विरंजक चूर्ण है, NaHCO3 है, विरंजक चूर्ण है, इसका सूत्र होता है CaOCl2। तो ये जो पदार्थ होते हैं उनमें कच्चे पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड NaCl का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो है वो आज की इस वीडियो में हमने दैनिक जीवन में pH के महत्व है और उसके साथ दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी महत्वपूर्ण यौगिक है उसके बारे में हमने देखा। और अगला हमारा जो वीडियो रहेगा तो उस वीडियो के अंतर्गत भी हमने दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है उनके बारे में और अधिक जानकारी लेंगे।